नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं ट्रैवल कर रहा हूं। मैं भारत में हूं नहीं इस समय, लेकिन जो ये 24 घंटे के अंदर जो घटना घटित हुई है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिकन फोर्सेस उनके सोते में उनकी वाइफ को अपने साथ ले गए हैं और पूरे कंट्री के ऊपर हमला किया गया, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब लग करके। और ये आप लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, जिसको मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। लेकिन यहाँ पर जब नाम आया डेल्टा फोर्स का, कि डेल्टा फोर्स गई थी, ये डेल्टा फोर्स वो है, मैं यहाँ पे बता दूं अपने श्रोताओं के लिए कि जिसने जब खुमैनी की वो आई थी, खुमैनी साहब की कहते नहीं रिवोल्यूशन हुआ था ईरान के अंदर, और उस टाइम वहां पर 400 अमेरिकन एम्बेसी के कार्यकर्ता, वहां के वर्कर जो थे, उसमें कैद कर लिए गए थे। उनको निकलने नहीं दिया जा रहा था। ईरानियंस ने उनको रोक कर रखा हुआ था, बल्कि एम्बेसडर निकल चुके थे और उनको साल हो गया था। और खाना किस तरह उनको पहुंचाया जाता था, वहां पे किसी की महिला की डिलीवरी तक की हुई थी। उसने एक बुक जाके अमेरिका में लिखी जब वो छोड़ दिए गए थे। वो सब मैं यहाँ दोहराना की जरूरत नहीं, मैं डेल्टा फोर्स की बता रहा हूँ। डेल्टा फोर्स जो थी नॉर्थ साउथ ऑफ ईरान, तेहरान, ये डेल्टा फोर्स रात के अंधेरे में उतरी थी। इनके C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरे हैं, साथ में इनके साथ गनशिप थी, इनके साथ हेलीकॉप्टर्स थे, हेवी हेलीकॉप्टर्स, और डेजर्ट में लैंड किए थे सीधे ये। और वहां से फोर्सेस को जाना था जाकर के, और उसके साथ जो C-130 के साथ सोल्जर तो थे, साथ साथ में गाड़ियां भी थी उनके पास, कार्ट थी उनके पास, जो ऑल टेरेन कार्ट होती वो थी। हर तरह के उनके पास हथियार थे, वो लेकर के एम्बेसी के लोगों को छुड़ाने के लिए। अब आप देखिए, इस डेल्टा फोर्स का कहां डेजर्ट से उतर करके तेहरान सिटी में जाकर अमेरिकन एम्बेसी से उनको निकालने का मिशन कर रहे थे, लेकिन फेल हो गया था। और फेल होने का कारण यह था कि 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए थे रात के अंधेरे में। इनको ये अबॉर्ट करना पड़ गया था, उसके बाद वहां से इनको निकलना पड़ गया और वहां से इनकी ये डेल्टा फोर्स निकल गई। इसी तरह अफ्रीकन कंट्रीज में कई जगह, साउथ अमेरिकन कंट्री के अंदर जब भी coup हुआ है, जहां पर वहां पे कभी मिलिट्री की सेना आई है या गवर्नमेंट आई है, वहां से प्रेसिडेंट को हटाया गया है, या अमेरिका की पसंद की सरकार बनाने की कोशिश की गई है, तो ये डेल्टा फोर्स गई है, उसने जाकर के इस तरह ऑपरेशन कंडक्ट किए। या तो प्रेसिडेंट को निकाला है या दूसरा प्रेसिडेंट को बैठाला है वहां जाकर के, जहां पर अमेरिका का इंटरेस्ट होता है। ये तो है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखिए, ध्यान दीजिए कि जब आप पूरा निकाल के रिकॉर्ड देखिएगा अमेरिका का, तो उन कंट्री के साथ ऐसा, अब सद्दाम हुसैन भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ऑयल रिच कंट्री थी, इस तरह गद्दाफी थे। गद्दाफी के अंदर तो आईसिस को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अमेरिका से उनकी बनती नहीं थी। और मैंने लीबिया देखा है, लीबिया की मिसराता से जहां से लड़ाई शुरू हुई थी, और मैं वहां पर रहा हूं 81 में। मैंने खुद अपनी आंख से देखा कि वहां पर, बल्कि हमने वहां देखा इंडियन एयरफोर्स के वहां पे इंस्ट्रक्टर्स थे जो वहां की ट्रेनिंग देते थे फाइटर पायलट को, और एयरफोर्स अकेडमी थी मिसराता के अंदर लीबिया में। और उसमें बांग्लादेश के भी इंस्ट्रक्टर होते थे, एक विंग कमांडर साहब हमको मिल गए थे, वो इंस्ट्रक्टर थे, क्योंकि वो रशियन रिजीम के अंदर आता था। वो जमाने में हम लोग भी रशियन उस पर थे, तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो थे इराक में भी थे और वो लीबिया में भी थे। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, 81 की, 82। तो वो मैंने आंख से देखा है वहां पर। और गद्दाफी, मैं उनकी अपनी गवर्नमेंट के बारे में बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि वो रशियन ब्लॉक में थे, इस वजह से आंख में खटकते थे अमेरिका के। और वही सद्दाम हुसैन थे, और दोनों ऑयल रिच थे, वो कॉम्प्रोमाइज करते नहीं थे, दोनों जिद्दी थे, सुनते नहीं थे किसी की। उनको तो अरब वर्ल्ड भी नहीं मानता था दोनों को। तो इस तरह से देखिए कि सद्दाम हुसैन को नीचे से निकाला गड्ढे के अंदर से, इसी डेल्टा फोर्स ने निकाला। और इन्होंने बहुत सी जगह ऐसा किया है। ठीक है, चलिए, डेल्टा फोर्स का जो होम है वो फोर्ट ब्रैग में है, नॉर्थ कैरोलिना इन अमेरिका। जहां से फोर्स निकलती है वहीं चले जाते हैं ऑपरेशन कंडक्ट कर, कहीं और रुकते नहीं दुनिया में ये लोग। जैसे और अमेरिका की फोर्सेस दूसरी कंट्री के अंदर होती हैं, उनके मेरीन्स के लोग होते हैं और नेवी सील भी होती है, लेकिन डेल्टा फोर्स जो है मिशन करके चली जाती है अपने घर वापस, फोर्ट ब्रैग। ये शायद नाम आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, मैं नहीं जानता। लेकिन एक एंगल ये है कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ या उनकी वाइफ के साथ किया गया, उन पर केस चलाया जाएगा ड्रग का, जबकि जो डिपार्टमेंट है ड्रग कंट्रोल का अमेरिका का, वो कहता है कि मेनली जो ड्रग आती है अमेरिका के अंदर वो कोलंबिया से आती है, और यहां से इतनी नहीं आती है, मतलब हार्डली 5% होगी जो वहां पे आती होगी। दूसरी चीज, एक उन पर एलिगेशन ये लगे थे साहब, वो जो है वहां पर जहर फैलाया जा रहा है, ये सब उनकी कंट्री का मामला है। वो कंट्री जाने, ट्रम्प साहब जाने, और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जाने, लेकिन सच ये है कि सारा खेल ये ऑयल का हुआ है। अमेरिका काफी टाइम से वेनेजुएला के ऑयल का कंट्रोल करना चाह रहा था। जैसे सद्दाम हुसैन को उन्होंने खत्म किया, उनकी फोर्सेस गई,
और इसी तरह उन्होंने गद्दाफी खत्म कराया। और सीरिया का भी जंग हो रही थी जिस टाइम, आप देखिए वो आईसिस, याद होगा आईसिस जो था वो बगदादी, वो शुरू में बनाया गया था इजराइल और अमेरिकन, उसका वो था कि उन्हीं का बनाया हुआ था, क्योंकि सीरियन रिजीम को हटाना था। मैं किसी के वहां की कंट्री के पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं और न मैं कह सकता हूं, लेकिन जो करंट अभी जो चल रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और सारे लोग, हमारे भारत का भी अभी बयान आ गया है कि ये जो भी किया गया है ये उसमें नहीं आता, यूएन चार्टर के अंदर नहीं आता, उसके अगेंस्ट है लॉ के और गैर कानूनी है। और हम लोगों ने भी उसको कंडेम किया है, जो अभी अमेरिका ने किया है। मिस्टर ट्रंप ने उसको बड़े ही अपने को दिखाने की कोशिश की कि हम ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो अब यहां पर बात आती है कि लड़ाई है किनकी। ऑयल का तो उन्होंने कह दिया कि हमारी कंपनी जा रही है ऑयल की, और जाकर के वहां पर ऑयल को संभालेंगी और उस कंट्री को हम बनाएंगे, वेनेजुएला को। इनकी लड़ाई चर्च की है। अब आपको अजीब लगेगा मैं कौन सा स्टेटमेंट दे रहा हूं, बिल्कुल सही है। रशिया में पुतिन जो है वो ऑर्थोडॉक्स हैं, कैथोलिक होते हैं, ऑर्थोडॉक्स, ग्रीको ऑर्थोडॉक्स। और जो आपके जनसंख्या है और वहां की जो यूक्रेन में है वो सब मेथोडिस्ट हैं, प्रोटेस्टेंट हैं। अमेरिका सम 78% 80% जो है प्रोटेस्टेंट है और मेथोडिस्ट है। कैथोलिक वहां बहुत कम है। और मजेदार बात है, जो रिपब्लिकन है उसके अंदर कैथोलिक है। ये बुश साहब की जो फैमिली थी वो कैथोलिक है, वो भी एंग्लिकन कैथोलिक है। सीनियर बुश भी, जूनियर बुश भी, ये सब फ्लोरिडा में रहते हैं या टेक्सास में रहते हैं, बुश फैमिली। अब ये आ गए ट्रंप साहब, ये भी जो है, अब मुझे नहीं पता ये कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है, लेकिन ये कि वहां पे अमेरिका के अंदर प्रोटेस्टेंट और मेथोडिस्ट का ज्यादा ही कहते नहीं प्रभाव है। डेमोक्रेट सारे मेथोडिस्ट है और प्रोटेस्टेंट आपको मिलेंगे, लूथरन है, बहुत सारे चर्च हैं वहां पर, बहुत ज्यादा चर्च हैं और अलग अलग वहां पर उनके तरीके हैं उसको करने के। लेकिन चर्च की बहुत लड़ाई है। आप देख लीजिए, अमेरिका अफ्रीका की उन कंट्रीज को सपोर्ट करता है, वहां पर रिलीफ भेजता है। और सोमालिया हो तो चलिए मुस्लिम थोड़े हैं वहां पर, लेकिन क्रिश्चियन कम है। इथोपिया ये तो वहां पर जूश भी है, जिनको फ्लाशास कहते हैं, क्रिश्चियन भी वहां पर हैं। ये वहां एड भेजते हैं जहां पर मेथोडिस्ट हैं। कैथोलिक है वहां पर बहुत कम भेजते, मैं अभी बता रहा हूं आपसे। ये लड़ाई चर्च की लड़ाई है। और चर्च की लड़ाई के साथ साथ क्या है कि अमेरिका क्या इस्तेमाल करता है कि वो अपनी प्राइवेट आर्मी को भी, जो वहां कुछ कंपनी बनी हुई है जो जाकर लड़ती हैं, जाकर के पैसे लेकर के जाकर किसी कंट्री की सरकार को गिराती हैं, किसी सरकार को बनाती हैं, वहां पे दखल देती हैं। इनकी एक ब्लैक वाटर के नाम से हुआ करती थी, जो इसका नाम बदल के हो गया है एकेडमी, और दूसरी है डायनाकोर। ये सब प्राइवेट आर्मी है, वो अफगानिस्तान में भी डिप्लॉयड थे और अभी यूक्रेन भी भेजे गए थे। जब यूक्रेन भेजे गए थे तो मिस्टर पुतिन ने चेचन लड़ाके बुला लिए थे, पूरी रेजिमेंट आ गई थी चेचन, और बड़े ब्रूटल होते हैं चेचन जो है लड़ाके, और उनकी पूरी रेजिमेंट बुला ली थी। और तो और नॉर्थ कोरिया के भी सोल्जर पहुंच गए थे वो। लेकिन आपने देखिए हमारे क्या न्यूज में नहीं आता है और कोई इस चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है कि साहब वहां पे लग रहा है कि वो अमेरिकन या ये कहिए कि यूक्रेनियन लड़ रहे थे, लेकिन वो सब जो लड़ रहे थे वो सब मर्सनरीज थे, भाड़े के सिपाही होते हैं जो जाकर के दूसरे मुल्कों में लड़ते हैं, वो पैसे लेते हैं, वो प्राइवेट हैं। तुर्की ने भी बना रखी है सादात के नाम से, जो मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करती है, मुसलमानों के इंटरेस्ट को वॉच करती है, वो जाके जहां मुसलमानों को होता है वहां पहुंच जाती है। सादात के नाम से उनकी भी प्राइवेट आर्मी है, जो कश्मीर भेजना चाह रहे थे अपने इनको पाकिस्तान के साथ, उनका एग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन क्यों पीछे हट गए ये बात मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन ये न्यूज आ चुकी थी और हमारी क्या भी एजेंसीज को ये बात को मालूम होगा। अब ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन वेनेजुएला का जो मामला है वह ऑयल के साथ साथ जो था, सबसे बड़ा बात चर्च का था, वो हार्डकोर कैथोलिक हैं। आप क्यूबन देखिए, वो भी कैथोलिक हैं। जो अमेरिका के अगेंस्ट है वो सारे कैथोलिक हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वेनेजुएला देख लीजिए, पनामा देख लीजिए आप, क्यूबा देख लीजिए आप, चिली देख लीजिए, और उधर आ जाइए आप यूक्रेन देख लीजिए। यूक्रेन को परेशानी थी, रशिया कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स हैं। ये चर्च की भी लड़ाई है भाई, हम लोग उस पर नाम ही नहीं लेते। हमारे यहाँ तो हम जितने भी उठा के न्यूज चैनल देख रहे हैं या हम पॉडकास्ट लोगों की देखा करते हैं, यूट्यूब पे देखा करते हैं, इस पर बात ही नहीं करते कि लड़ाई काहे की है। हर कैथोलिक कंट्री ही क्यों अमेरिका के अगेंस्ट में है, और रशिया उनको क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि रशिया खुद ऑर्थोडॉक्स है। मतलब उनका पोप अलग है। जो इटली के अंदर जो सिटाडेल वेटिकानो जो बोलते हैं, जिसको वेटिकन सिटी जो है, वो सबसे बड़े पोप वहां होते हैं कैथोलिक के, रोमन कैथोलिक आप इनको कहते हैं। तो इनमें रोमन कैथोलिक भी हैं, इसमें ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक्स भी हैं। उन्हीं कंट्री के साथ अमेरिका की नहीं बनती है।
मेरे आंकड़ों को जाकर के जो आप सर्च आज के इंजन उसमें जाके ढूंढ लीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं। तो ये यहां पर जो मिस्टर बुश ने अपने को दिखाने की कोशिश करी है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर है। अब किसका नंबर है? यहां पे मेरी जो आखिरी बात आ रही है वो है, अब कौन सी कंट्री है जिसको वो कंट्रोल करेंगे, अपनी कंपनीज को भेज देंगे जहां पर ऑयल होता है। देखिए, मिडिल ईस्ट, सद्दाम हुसैन को तो खत्म करा उन्होंने, सीरिया खत्म कर दिया उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर के। इजराइल में इतना ऑयल होता नहीं है, वो उनका फ्रेंडली कंट्री है। और अब बचा ईरान, सऊदी अरेबिया। देखिए, सऊदी अरेबिया नंबर 2 पर है, वेनेजुएला नंबर 1 पर होता था, और नंबर 3 को ईरान है जो ऑयल रिच है और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कही जाती है। बस ये था कि वेनेजुएला का ऑयल लोगों को महंगा पड़ता था, एक तो दूर से लाना पड़ता था, वहां का बहुत थिक ऑयल है, उसको रिफाइन करने में पैसा ज्यादा खर्च होता है। इसके अंदर कहेंगे अच्छा जो कच्चा ऑयल है वो होता सऊदी अरेबिया का और ईरान का, जिनको आसानी से रिफाइन किया जा सकता है और उसको प्रोसेस आसानी से होता है। वेनेजुएला का जरा जो ऑयल है वो हार्ड ऑयल है और महंगा पड़ता था वो, जबकि उनकी तादाद ज्यादा है निकलने की। ठीक है, अब ट्रम्प साहब ने कह दिया कि अमेरिकन कंपनीज वहां जा रही, जिसलिए उन्होंने करना था वो कर लिया, तो अमेरिकन कंपनी जाके चलाए, वो चाहे जाके जो भी चलाए। लेकिन अब नेक्स्ट दूसरी कंट्री कौन है? देखिए, वेनेजुएला को चाइना भी बैक कर रहा है, रशिया भी बैक कर रहा है, और अभी कोरिया के जो हैं साहब, प्रेसिडेंट साहब, उनको जब नाम लेते मुझे हंसी आती है, उनको जरा उनकी कथा देख करके। तो उनका भी बयान आ गया कि वो जो प्रेसिडेंट है मेरा दोस्त है पर्सनल, और अमेरिकन ठीक नहीं है, उनको वापस भेजो। कई कंट्री ने कहा कि उनको वापस भेजिए। हमारे यहाँ का भी भारत सरकार का भी बयान आ गया है। मैं वॉच कर रहा था, देख रहा था, उसके बाद ही मैं ये वीडियो में बोल रहा हूं, वरना मैं नहीं बोलता। अब कोई कुछ कहे मेरे बारे में, मैं राइट विंगर हूं, नेशनलिस्ट हूं, राष्ट्रवादी हूं, तो हमें भारत का इंटरेस्ट देखना है। पॉलिटिकल एंगल अलग होता है, लेकिन भारत के हमारे मित्रों को भी हमको देखना है, उसके ऊपर मैं बोलूंगा। हाँ, अब यहां पर आता है कि ईरान, अब जैसे कि न्यूज चलेगी, देखिए अब जो नेक्स्ट कंट्री है ईरान, ईरान के ऊपर खामनेई साहब के रेजिम को हटाया जाएगा और वहां पर अपनी मनपसंद बैठाला जाएगा, और इसी तरह उनके कमांडर्स उतरेंगे, उनको अरेस्ट करके ले जाएंगे। मुझे नहीं लगता है, और मैं बड़ी एश्योरेंस के साथ कह रहा हूं, श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि ईरान के साथ नहीं कर पाएंगे। हालांकि अरेबियन सी में गल्फ के अंदर जाने के बाद वहां से इनके जो नेवल बेसिस हैं या नेवल शिप हैं, वहां से ऑपरेशन कंडक्ट करने की कोशिश की जा सकती है। मैंने कहा ना कि उन्होंने 79 में फेलियर हो गया था एटी के अंदर, जो उन्होंने निकालने की कोशिश की थी, एटी की बात है, जो डेल्टा फोर्स की थी। एक चीज भूल जाते हैं, ईरान के अंदर 97% जो ईरानियंस हैं वो वहां के ओरिजिन है, वो आर्य हैं भाई, उनका डीएनए आर्यों का है। और उन्होंने, अमेरिका तो बात की बात है, उन्होंने वो हुआ करता, वो दौर पीछे जाइए इतिहास को, इस्लाम नहीं आया था जब वहीं साइरस हुआ करते थे, जोरस्टियन होते थे, और उन लोगों ने झेला है मंगोल्स को, उन्होंने झेला है अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहते थे, झेला है ईरानियन से, और वहां पे कब्जा नहीं हो पाया, जंग लड़ी है। वो लड़ाके हैं, उनके डीएनए के अंदर है। वो बात है कि उनकी पूजा पद्धति बदल जाए, वो मुस्लिम हो जाए या शिया हो जाए, लेकिन लड़ाके हैं 97%, और वो नजर आता है। हमारे क्या तो बहुत से लोग समझते हैं, वो मुस्लिम करके बात करना शुरू कर देते हैं। हमने कहा डीएनए देखो, जैसे हमारे यहाँ डीएनए देखिए मुसलमान का कितने % कन्वर्टेड है, टेस्ट कराइए ना। तो ईरान में मुश्किल होगा, उनको मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान के साथ अगर वो इस तरह करते हैं तो ईरान ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि फिर ईरान क्या करेगा, जो उनके बेसेस मिडल ईस्ट में बने हुए हैं, जिसमें कतर भी है, दोहा में है उनका बेस, कतर का ही वो हिस्सा है, और यूएई है, सऊदी अरेबिया है, वो हमले शुरू कर देगा और रॉकेट फेंकेगा इनके ऊपर। अभी कतर पे उन्होंने रॉकेट फेंका था। तो वो हो सकता है कि वर्ल्ड ऑर्डर तो बदल वैसे ही रहा है, साथ साथ हो सकता है कि वो, क्योंकि सारा रशियन, आप उनके पास वेपन है, उनके पास चाइनीज वेपन है, उनके बैक है, बल्कि रशिया के साथ डिफेंस पैक्ट है ईरान का। 4 रशियन बेसिस भी हैं ईरान के अंदर, एयरफोर्स बेसिस भी हैं। तो जब कोई जंग इस तरह की हो जाएगी पूरी, तो जाहिर है कि फिर वो वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगी। कर लें एक बार, ईरान को देख लें, हम भी देखेंगे बैठ करके कैसे हो रही जंग। लेकिन मैंने एक बात कही कि ये वो लोग हैं ईरानियंस, क्योंकि इतिहास है और हमारे यहां भी पढ़ाया जाता है, इन आर्यंस के ऊपर किन किन हमले किए और किस तरह से उन्होंने उनको पीछे ढकेला है।
चाहे सिकंदर हो, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, तो चाहे मंगोल हो, बहुत सारे हैं। सेंट्रल एशियन हुण, वो भी आए थे। हुण ने भी उनको, हुण तो आ गए थे हमारे सिंध नदी तक के, वहीं से वापस लौटे। सिकंदर भी वहीं सिंध नदी से वापस लौटे। और ये जितना जो क्षेत्र है जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, ऊपर आ ये हिंदकुश तक की, सब ये एक ही इलाका हुआ करता था। ये सब आर्यन्स हैं, लड़ाके हैं आ रही है, और इनको भारी पड़ जाएगा अमेरिकन को, ये बात सच है। तो अब देखिए क्या होता है। और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ जो इस तरह से किया गया, मैं कोई उनका सपोर्टर नहीं हूं, और न मैं बहुत कुछ जानता हूं उनके बारे में। जितना मैंने पढ़ रखा है, देख रखा है, वही उनको नजर आता है। लेकिन कितना वो ड्रग में इन्वॉल्व है वो भी मैं नहीं कह सकता हूं, कितना वो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये यहां पे मैं सख्ती से कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट कंट्री ईरान नहीं है, ये सऊदी अरेबिया हो सकता है। सऊदी अरेबिया के अंदर उन्होंने अपने पैर जमा लिए हैं अमेरिकन ने। पहले जो रॉयल फैमिली हुआ करती थी, वो अपनी बात को चलाती थी, थोड़े सख्त थे, वो सख्त वो मुस्लिम थे, वहाबिज्म को मानने वाले थे, कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर रहे थे। जब से प्रिंस सलमान आए हैं, मैंने प्रिंस सलमान की हालांकि कई जगह उनकी लिबरल होने की तारीफ करी है कि उन्होंने कसिनो खोल दिए, शराब की दुकानें खोल के, वो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी चीज तो उन्होंने ये क्या था, महिलाओं को उन्होंने पूरी वो दी के साथ वो ड्राइविंग का लाइसेंस देने लगी। पढ़ती थी पहले भी, डॉक्टर्स वगैरह होती थी सऊदी अरेबिया में, रहा हूं, मैं जानता हूं अच्छे से। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा लिबरल कर दिया कि कार ड्राइव कर सकती हैं, लाइसेंस बना सकती हैं, फैसले खुद दे सकती हैं, और गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। तो हाँ, उन्होंने अपने किंग फाज यूनिवर्सिटी जो है जद्दे के अंदर, उसके अंदर उन्होंने अपने फैकल्टी भी बना दी, जिसके अंदर हमारे क्या रामायण और महाभारत को भी रखा गया। भाई ये भी पढ़ाइए, ये इतिहास है, ये एंशियन हिस्ट्री है, इसे कहिए कि एशियन हिस्ट्री है। उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने फैकल्टी भी खोली, वहां पर पढ़ाया जा रहा है। अब कितना पढ़ रहे हैं लोग, कितना जा रहे हैं, वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो हुआ है ऑफिशियली। सऊदी अरेबिया ने ये भी किया था, हम बहुत खुश हुए थे कि साहब अपने ऑफिशियल मैप के अंदर गिलगित बल्तिस्तान पीओके को भारत ने दिखाया था। तो पाकिस्तानी जो हाई कमिश्नर थे भागे हुए गए थे उनके फॉरेन सेक्रेटरी साहब मिलने के लिए। ये आपने क्या किया, कहते हैं वो सही है, वो उन्हीं का हिस्सा है, वो हमको पता है, ये जवाब दिया गया था। और ये मैं मन से नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्डेड है, ये भारत सरकार को भी बात पता है। उन्होंने अपने नक्शे में जो है गिलगित बल्तिस्तान और पीओके को भारत का हिस्सा बताया। लेकिन अभी उन्होंने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया था सऊदी अरेबिया ने, और शायद पाकिस्तान से हाथ मिलाने के कारण जो था अमेरिका था। देखिए फिर मैं आ रहा हूं यहीं पे, अमेरिका था, क्योंकि अमेरिका किसी तरह घुसपैठ करके वहां अपना बेस बनाना चाहता है। वो चाहता नहीं चाइनीज को हम किसी तरह पीछे धक्का मार दें, पीछे हटा दें वहां से। तो बड़ा क्रूशियल है, और उन्होंने ट्राई किया बांग्लादेश के अंदर। अमेरिका चाह रहा है कि हम बांग्लादेश में बना दें अपना बेस। तो ये जो चल रहा है इनका अमेरिकन का, ये हो सकता है कि साउथ अमेरिका के अंदर वो लोग कर लें। अभी कर लिया उन्होंने वेनेजुएला के साथ, लेकिन यहां पर बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि कई सारी न्यूज आ रही है कि ऐसा ना हो इनके लिए वियतनाम हो जाए और इराक हो जाए, ये वेनेजुएला। बस इतना ही सबको कहना था। और बस ये मुझे लग रहा है कि अगला इनका निशाना सऊदी अरेबिया होगी, जिस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। सऊदी अरेबिया कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और अभी तक उन्होंने इस्तेमाल किया है प्रिंस सलमान को। उसके बाद ये कब्जा ही कर लेंगे जाके पूरी तरह से। ये लड़ाइयां जो आपस में चल रही हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पता नहीं मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या कहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे बोलना जरूरी था। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली हो मुझसे जो मैं के पब्लिक डोमेन फिर नहीं है। इसके लिए वो कुछ मुंह से निकला हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन ये कि मैं क्षमा क्यों मांगू, कि जो सच बोला है, जो है सो है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।